आइए आज हम अशोक महान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उन अशोककालीन अभिलेखों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो देखते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो यह 269 ईस्वी पूर्व बैठा था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक महान था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो यह अवंती का राज्यपाल था। अशोक की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था और पिता का नाम बिंदुसार। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो मास्की एवं दो जो अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम हमें अशोक ही प्राप्त होता है। पुराणों में अशोक का क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। यह किसका कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का राजदूत भेजा था? तो किसने कहा था? यह पिलनी ने कहा था। और पिलनी कौन था? यह अशोक के दरबार में था। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो वे 4 गुफाएं कौन कौन सी थी जिसका अशोक ने निर्माण करवाया? तो वे थी कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ियों के नाम से उनको पुकारा जाता था। अशोक के पुत्र ने आजीविकों को जो गुफा प्रदान की थी तो वो गुफा कौन सी थी? वह नागार्जुन गुफा थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो कहाँ भेजा था? आप सभी को पता है, श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किया तो किसने किया था? शिलालेखों का प्रचलन भारत में स्टार्ट अशोक ने किया था। अशोककालीन शिलालेखों में लिपि का प्रयोग हुआ था। तो अशोक काल में हमारे 4 तरह की लिपियों का प्रयोग अशोक ने किया था। तो वो कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाई। जो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख हमें कहाँ मिले हैं? यह अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि का अभिलेख वो हमें कहाँ से मिले हैं? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को हम रानी के अभिलेख से भी जानते हैं। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जिसमें धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व घटाने की घोषणा की गई थी तो उसे रुम्मीदेई अभिलेख भी कहा जाता है। उसे रुम्मी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो यह 7वां है। यह घोषणा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं कहाँ पर की गई है? तो यह प्रथम पृथक शिलालेख में की गई है। अशोक का शार-ए-कुन्ना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में भी प्राप्त हम लोगों को हुआ है। आइए अब हम अशोक के अभिलेखों को देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पांद्रेटी पेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको प्राप्त हुई थी? तो सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित जानकारी इस प्रकार है। आइए देखते हैं। पहला शिलालेख, तो जो अशोक का पहला शिलालेख है उसमें बोला गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में बताया गया है कि इसमें अशोक ने मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया है। अशोक का तीसरा शिलालेख, इसमें उन्होंने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में बहरी घोष की जगह धर्म की घोषणा की गई है। अशोक का 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो छठे शिलालेख में हमें क्या दिया गया है कि हमें अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां शिलालेख, 7वां और 8वां जो अशोक का शिलालेख है उसके द्वारा हमें जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की थी उन सभी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है।
10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। अशोक का 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक की हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। 14वां शिलालेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अब देखिए, अशोक के जो स्तंभ हैं वह स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी मिलती है हमें? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया था। तो अकबर ने क्या किया, कौशाम्बी से लाकर इसको इलाहाबाद अपने किले में स्थापित करवा दिया था। दिल्ली टोपरा लेख, यह स्तंभ लेख पहले टोपरा में था, जो आज के हरियाणा में पड़ता है टोपरा। पहले ये अम्बाला में था, अब ये तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह टोपरा से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली मेरठ लेख, पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा अभिलेख लेख, तो यह स्तंभ लेख है जो रामपुरवा भी, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। लौरिया अरेराज यह चंपारण में बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, यह चंपारण बिहार में यह स्तंभ लेख स्थित है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर